Hello everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to our 90-day plan for UPSC Mains 2022। तो ये लेक्चर सीरीज के बारे में आप जानते ही हो, पिछले दो लेक्चर्स अगर आपने देखे हैं तो यू नो व्हाट वी आर डूइंग। वी आर कवरिंग GS 1, 2, 3 इन अ थीमेटिक फैशन थ्रू थीम्स, राइट। नाउ आज है लेक्चर 3 और जिस टॉपिक के हम थीम्स करेंगे आज के लेक्चर में वो है मनी एंड बैंकिंग। सो मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट थीम्स हमें लगता है जिससे सवाल आ सकते हैं आपके मेंस के एग्जामिनेशन में GS 3 में, वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। ऑलराइट, तो लेट्स टेक अ लुक एट द थीम्स दैट वी शैल कवर। सबसे पहले तो हम बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन, एक थीम है। आरबीआई अब मनी सप्लाई कम करता जा रहा है तो उससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। द अदर थीम वुड बी एसेट स्ट्रेस इन द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में जो एसेट स्ट्रेस है, एनपीए और स्ट्रेस्ड एसेट्स का, रीस्ट्रक्चर्ड लोन्स का, वो हम देखेंगे उससे रिलेटेड। एंड लास्ट वुड बी लिक्विडिटी इन द इंडियन इकोनॉमी। नाउ आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही है कि सर एक क्वेश्चन ना ऐसा भी दे दो जिसमें आप कोई भी हिंट नहीं देते। जितने भी क्वेश्चंस हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे उनमें आई गिव यू सर्टेन हिंट्स के इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी चाहिए, तो इसीलिए आप लोगों की डिमांड को एक्सेप्ट करते हुए आई विल गिव यू वन प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड दैट वुड बी फ्रॉम द फील्ड ऑफ या फ्रॉम द थीम ऑफ लिक्विडिटी इन द इंडियन इकोनॉमी। सो लिक्विडिटी इन द इंडियन इकोनॉमी में से एक सवाल मैं आपको दूंगा एज अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, उसका आंसर आपने लिख के दिखाना है। ऑलराइट, चलो फिर थीम नंबर 1 पे चलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन। नाउ इससे रिलेटेड थीम क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ छोटा क्वेश्चन है, 10 मार्कर क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़ते हैं, देन आई विल टॉक अबाउट हाउ यू शुड अप्रोच दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो लेट्स रीड द क्वेश्चन केयरफुली। After more than 2 years of monetary easing, RBI has dropped its accommodative monetary policy stance and increased the policy repo rate by 90 basis points in a span of 5 weeks. ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि पिछले 2 साल से भी ज्यादा समय से आरबीआई मनी सप्लाई बढ़ा रहा था, मॉनेटरी एक्सपेंशन कर रहा था, पर अभी रिसेंटली सिंस मई आरबीआई ने मॉनेटरी टाइटनिंग करनी शुरू कर दी है, जिसमें आरबीआई ने मई और जून मिला के 90 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट बढ़ा दिया है। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एक्सप्लेन इन ब्रीफ द टूल्स एम्प्लॉयड बाय आरबीआई फॉर मॉनेटरी एक्सपेंशन इन प्रीवियस 2 फाइनेंशियल ईयर्स। पिछले 2 सालों में आरबीआई किन किन टूल्स की हेल्प से मॉनेटरी एक्सपेंशन कर रहा था। Also mention the reasons behind RBI's change in monetary policy stance recently। और अभी RBI ने अपना monetary policy stance accommodative से change कर दिया है, अब RBI monetary tightening कर रहा है, तो उसके पीछे reasons क्या है। 10 मार्कर क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, सबसे पहले तो आप इंट्रोडक्शन लिखोगे जो 2 लाइंस की होगी, 2 या 3 लाइंस की एट मैक्स, और उसमें आप लिखोगे ओवरऑल सिचुएशन कि पिछले 2 सालों से आरबीआई मॉनेटरी एक्सपेंशन कर रहा था जिससे लिक्विडिटी सरप्लस में हो गई, और उसका कारण यह था कि कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी एकदम कोलैप्स कर गई थी, तो लिक्विडिटी बूस्ट करी है आरबीआई ने। तो आरबीआई ने लिक्विडिटी बूस्ट कैसे करी है, क्लोज टू 250 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट गिरा दिया था, राइट। ये सारे फैक्ट्स और डिटेल्स आप लिखोगे और 2-3 लाइंस में आप लिख दोगे, ठीक है। आरबीआई रिड्यूस पॉलिसी रेपो रेट बाय क्लोज टू 250 बेसिस पॉइंट्स इन द पास्ट 2 और 3 इयर्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन में सारा बस आप 2-3 लाइनों में ही बता दोगे ओवरऑल अभी सिचुएशन क्या चल रही है। फिर आप बताओगे कि आरबीआई ने क्वेश्चन क्या पूछता है, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द टूल्स एम्प्लॉयड बाय आरबीआई फॉर मॉनेटरी एक्सपेंशन। नाउ टूल्स एम्प्लॉयड बाय आरबीआई ने किन किन चीजों की हेल्प से मॉनेटरी एक्सपेंशन की थी, है ना। तो ये आप हेडिंग डालोगे और 1, 2, 3 करके लिख दोगे, क्लियर। ये टूल ध्यान रहे, मैं आपको टूल का नाम बताऊंगा, ठीक है, उसको 3-4 लाइंस में एक्सप्लेन आपने करना है। जैसे यहां पे मैं लिखूंगा लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के थ्रू आरबीआई ने मॉनेटरी एक्सपेंशन की थी, राइट, तो उसको एक्सप्लेन आपने करना है, ठीक है। ये करने के बाद आप एंड में नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओगे, बट आफ्टर many months of monetary expansion, RBI subsequently realized that now is the time to normalize the monetary policy or reduce money supply, reduce liquidity in the system, right? Reasons behind such a move by RBI are as following. तो यहां पे आप लिखोगे
रीजंस, और यहां पे भी 1 2 3 करके लिख दोगे, राइट? तो आपके आंसर का बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा, डायरेक्ट स्ट्रक्चर होगा, जो जो पूछा है वो आप आंसर कर दोगे। क्वेश्चन का पार्ट 1 पूछता है टूल्स इंप्लॉयड बाय आरबीआई, क्वेश्चन का पार्ट 2 पूछता है कि अभी आरबीआई ने मॉनेटरी एक्सपेंशन बंद करके मॉनेटरी टाइटनिंग शुरू कर दी है, उसके रीजंस क्या है? ठीक है, नाउ रीजंस मैं आपको बता देता हूं, रीजंस भी बताऊंगा और टूल्स भी बताऊंगा। अब ध्यान रहे, ये पॉइंट्स आपको आपकी पीडीएफ फाइल में भी मिल जाएंगे, बट द थिंग इज, द कैच इज, आपको इन्हें एक्सप्लेन करना है। ये सिर्फ पॉइंटर्स हैं कि इनकी हेल्प से आप अपने आंसर को स्ट्रक्चर करोगे। बाकी आपने प्रॉपर आंसर जो होना चाहिए, एक 150 वर्ड्स का आंसर, वो आपने लिखना है। दीज हिंट्स वुड जस्ट गाइड यू। नाउ टूल्स इंप्लॉयड बाय आरबीआई फॉर मॉनेटरी एक्सपेंशन, यहां आप हेडिंग डालोगे और इसमें सबसे पहले लिखोगे रिडक्शन इन पॉलिसी रेट्स। नाउ पॉइंट नंबर 1 होगा रिडक्शन इन पॉलिसी रेट्स, और खाली ये लाइन नहीं लिखनी है आपने 1-2 लाइन में इसे एक्सप्लेन भी करना है। देन सेकंड इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम। गवर्नमेंट आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करना शुरू कर दिया। तो आरबीआई जब भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय करता है, इट पंप्स लिक्विडिटी इनटू द सिस्टम, राइट? सो गवर्नमेंट सिक्योरिटी एक्विजिशन प्रोग्राम, ये क्या था, इसके कितने फेजेस आए थे, जीसैप 2.0, है ना? तो ये आपने 2-3 लाइनों में एक्सप्लेन करना है। देन थर्ड वाज रिडक्शन इन सीआरआर, ये हमें पता है, इसको भी 1-2 लाइन में एक्सप्लेन करना है। देन फोर्थ वाज लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। लॉन्ग टर्म के लिए रेपो रेट पे बैंक्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड की जा रही थी, लॉन्ग टर्म के लिए। जनरली रेपो ऑक्शंस जो होती हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए होती है ना, ओवरनाइट लेंडिंग हम कहते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए बैंक्स में लिक्विडिटी पंप की जा रही थी, आरबीआई बैंक्स को पैसा दे रहा था एट रेपो रेट। तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस थे, इसको एक्सप्लेन करोगे। फिर टीएलटीआरओ भी हुआ था, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। इसमें क्या था, आरबीआई बैंक्स को जो रेपो रेट पे पैसा दे रहा था लॉन्ग टर्म के लिए, वो पैसा टाइड था। दैट मींस बैंक्स उस पैसे को स्पेसिफिक जगहों में ही यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आरबीआई ने बैंक्स को पैसा दे दिया और बैंक्स कहीं भी यूज करे। आरबीआई ने लिक्विडिटी डाली, वो लिक्विडिटी टारगेटेड एरियाज में जाएगी। सो टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। देन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने अपना स्टांस क्लियर कर दिया था। उन्होंने कहा था हम अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस फॉलो करने हैं, और बैंक्स इस सरप्लस लिक्विडिटी का फायदा उठा सकें, इसके लिए आरबीआई केम अप विद रेगुलेटरी फोरबेरेंस। रेगुलेटरी फोरबेरेंस क्या होता है, इसको भी आप एक्सप्लेन करोगे। रेगुलेटरी फोरबेरेंस क्या होता है बैंक्स के लिए, आरबीआई जो लेके आता है वो होता है, देखो बैंक्स को चलने के लिए आरबीआई के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, राइट? वो रूल्स एंड रेगुलेशंस स्ट्रिक्टली फॉलो किए जाते हैं, बट क्राइसिस के टाइम पे आरबीआई इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिलैक्स कर देता है। इस रिलैक्सेशन को हम रेगुलेटरी फोरबेरेंस कहते हैं। सो रेगुलेटरी फोरबेरेंस बाय आरबीआई। सो ये जब आप लिख दोगे प्रॉपर, तो पार्ट 1 ऑफ योर क्वेश्चन वुड बी डन। ठीक है, आधा क्वेश्चन आपने कर लिया ये वाला। अब हम आ जाते हैं रीजंस। ना रीजन सबको पता है, ठीक है, कि क्यों आरबीआई मॉनेटरी नॉर्मलाइजेशन कर रहा है, पर उसे स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लिखना है। तो रीजंस हैं यहां, रीजंस बिहाइंड आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन, आरबीआईज मॉनेटरी पॉलिसी नॉर्मलाइजेशन रिसेंटली। ठीक है, सबसे पहले तो राइजिंग इन्फ्लेशन। अब ऐसे आपने सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स में नहीं लिखना है आंसर, आपने एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि जनवरी से ही या इस साल के फरवरी से ही सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन या सीपीआई कंबाइंड हेडलाइन इन्फ्लेशन हैज बीन अबव आरबीआई टॉलरेंस लिमिट, दैट इज ऑफ 6%। तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट में आप लिखोगे हायर इन्फ्लेशन की वजह से होगा क्या, डिमांड हैम्पर होती है, एग्रीगेट डिमांड। देखो इकोनॉमी को अगर इंडिया की रिकवर करना है तो एग्रीगेट डिमांड लेवल्स को वापस आना पड़ेगा, पर डिमांड खराब हो जाती है, इट बेयर्स द ब्रंट ऑफ राइजिंग इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा होगी तो लोग कम डिमांड करेंगे वो गुड्स एंड सर्विसेज, हेंस राइजिंग इन्फ्लेशन इज एक्चुअली वर्किंग अगेंस्ट रिकवरिंग डिमांड इन इंडिया। तो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना जरूरी है। हायर इन्फ्लेशन में हर्ट एग्रीगेट डिमांड लेवल्स विच इज दैट आर क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक रिकवरी। तो ये दो रीजंस हैं। देन सरप्लस लिक्विडिटी इन द सिस्टम, अभी भी लिक्विडिटी सरप्लस में है इंडिया में, डिस्पाइट द फैक्ट कि आरबीआई ने 90 बेसिस पॉइंट से रेपो रेट बढ़ा दिया, फिर भी मनी सप्लाई कम तो हो रही है, पर अभी भी इतनी है कि लिक्विडिटी इन द सिस्टम इज इन द सरप्लस टेरिटरी। अब अगर लिक्विडिटी सरप्लस में रहेगी तो यह कंट्रोल नहीं होगा, यह कंट्रोल नहीं होगा,
तो डिमांड हर्ट होगी, इकोनॉमिक रिकवरी नहीं होगी। एंड लास्ट रीजन इज मॉनेटरी टाइटनिंग बाय मेजर सेंट्रल बैंक्स ऑफ द वर्ल्ड। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स है ना, वो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा रहे हैं, वो मनी सप्लाई कम कर रहे हैं। अब ये हमने एक्सटर्नल सेक्टर में पढ़ा हुआ है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के चक्कर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इंपैक्ट होती हैं। अगर इंडिया ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है और यूएसए कम इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहा है, तो जितने भी यूएसए के इन्वेस्टर्स होंगे वो इंडिया में पैसा डालेंगे। पर अभी क्या है, इंडिया ने इंटरेस्ट रेट्स कम रखे हुए मॉनेटरी एक्सपेंशन के लिए और यूएसए इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता जा रहा है। तो होगा क्या, बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम आएगी, इंडिया में जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी पड़ी हुई है वो बाहर जाने लग जाएगी। दिस विल लीड टू कैपिटल फ्लाइट फ्रॉम इंडिया। तो इसके लिए आरबीआई को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने ही पड़ेंगे, मॉनेटरी टाइटनिंग करनी ही पड़ेगी। ना ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स के लिए आपको 2-2, 3-3 लाइंस लिखनी है एंड योर आंसर वुड बी कंप्लीट। ठीक है, मेक सेंस? यही स्ट्रक्चर आपने फॉलो करना है। क्लियर? सो थीम 1 ज्यादा डिटेल नहीं है, इसको हम एक ही क्वेश्चन से कवर कर लेंगे। लेट्स मूव ऑन टू थीम नंबर 2, which is asset stress, growing asset stress in Indian banking system. तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? फर्स्ट क्वेश्चन इज 250 वर्ड्स, सेकंड क्वेश्चन इज 150 वर्ड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, the recently proposed bad bank framework will resolve the problem of asset stress in the banking system in the long run. Analyze, और 250 वर्ड्स में एनालाइज करना है। बोल क्या रहे हैं कि अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैड बैंक का फ्रेमवर्क रिलीज किया है। अब ये बैड बैंक फ्रेमवर्क है क्या? ये बैड बैंक बेसिकली करेगा क्या? ये तो आप जानते ही हो ना, अगर करंट अफेयर्स प्रॉपर्ली करें, कि दीज बैड बैंक्स वुड बाय स्ट्रेस्ड एसेट्स, एनपीएस फ्रॉम पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और एक ही बार में पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट एनपीए से क्लीन कर देंगे, राइट? सो दीज बैड बैंक्स वुड बाय एनपीएस एंड रिजॉल्व देम इंडिविजुअली। The recently proposed bad bank framework will resolve the problem of asset stress in the banking system in the long run. इस स्टेटमेंट को आपने एनालाइज करना है। नाउ एनालिसिस का मतलब यह है, आपने बताना है कि यह स्टेटमेंट ट्रू है, कैसे कैसे ट्रू है, और यह स्टेटमेंट गलत भी हो सकती है, कैसे कैसे गलत हो सकती है। नाउ पहले आप आर्ग्यूमेंट्स दोगे, पहले तो इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर आप क्या फॉलो करोगे? पहले तो एक बेसिक सी इंट्रोडक्शन दे दोगे जिसमें आप बैड बैंक के आइडिया को इंट्रोड्यूस करोगे। इंडिया में बैड बैंक का फ्रेमवर्क क्या है? एक हम बना रहे हैं एनएआरसीएल और एक आईडीसीएल, है ना? ये बैड बैंक का फ्रेमवर्क है, इसके आइडिया को आप इंट्रोड्यूस कर दोगे। उसके बाद आप बताओगे ये पूरा बैड बैंक फ्रेमवर्क है क्या, इसमें क्या क्या होगा। ठीक है, तो डिटेल में पूरा फ्रेमवर्क समझाओगे क्योंकि 250 वर्ड का क्वेश्चन है। फिर इधर लिखा हुआ है कि इट विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एसेट स्ट्रेस इन द लॉन्ग रन। तो पहले आप बताओगे, पहले हेडिंग डालोगे एसेट स्ट्रेस, या आप हेडिंग डालोगे हाउ विल बैड बैंक फ्रेमवर्क रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एसेट स्ट्रेस। 1, 2, 3 करके लिख दोगे कि बैंक्स की बैलेंस शीट क्लियर हो जाएंगी, बैंक्स वुड फोकस मोर ऑन क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है, क्रेडिट क्रिएशन बूस्ट होगा, क्रेडिट रेजोल्यूशन हो जाएगा, ये सारे एडवांटेजेस आप लिख दोगे एसेट स्ट्रेस में। फिर उसके बाद आप ये बताओगे, इन्होंने स्टेटमेंट में बोला कि दिस विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एसेट स्ट्रेस इन द बैंकिंग सिस्टम इन द लॉन्ग रन। आप बताओगे कि कैसे ये स्टेटमेंट गलत है, यू विल डिसएग्री विद द स्टेटमेंट। कैसे? इन्होंने बोला है कि बैड बैंक फ्रेमवर्क से एसेट स्ट्रेस की प्रॉब्लम लॉन्ग रन में ठीक हो जाएगी, पर आप आर्ग्यूमेंट दोगे कि ये जो दवाई दी है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ये शॉर्ट टर्म के लिए तो ट्रू है, पर लॉन्ग टर्म में इससे कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। यानी कि अभी जो एसेट स्ट्रेस है बैड बैंक उसे रिजॉल्व कर देगा, बट व्हाट विल स्टॉप बैंक्स फ्रॉम जनरेटिंग न्यू एनपीएस? फ्यूचर में नए एनपीएस और जनरेट होते जाएं तो ये बैड बैंक कुछ नहीं कर पाएगा। अभी की एसेट स्ट्रेस की प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लिया जाएगा, तो शॉर्ट टर्म सोल्यूशन तो है, पर लॉन्ग टर्म के लिए और चीजें करनी पड़ेंगी। तो आप लिखोगे, पहले तो ये लाइन लिखोगे कि इन द शॉर्ट रन, इन द शॉर्ट टर्म, शॉर्ट कोर्स ऑफ टाइम, शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, this bad bank framework will resolve the problem of asset stress plaguing the banking system. ठीक है, but the problem of NPAs and stressed assets won't get resolved in the long run if government of India does not take certain structural reforms. Now, फिर आप heading दोगे structural reforms to
solve the problem of asset stress in the long run. तो उसमें 1 2 3 करके लिखोगे. नंबर 1 में आप लिखोगे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नेंस कैसे बेटर की जा सकती है. जैसे बैंक बोर्ड ब्यूरो बनाया ना गवर्नेंस ठीक करने के लिए, तो वैसे ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स में गवर्नेंस का आर्किटेक्चर क्या होना चाहिए. ओवरऑल रिकवरी इन इंडियन इकोनॉमी, क्योंकि अगर इकोनॉमी खराब चलेगी तो एनपीए दोबारा बन जाएंगे. बिजनेसेस नहीं चलेंगे तो वो एनपीए ही होंगे. ओवरऑल रिकवरी इन द इकोनॉमी होगा आपका आंसर. राइट. स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में आएगा टेक अपग्रेडेशन. फिर आप लिखोगे एसेट लायबिलिटी मिसमैच चल रहा है बैंकिंग सिस्टम में, कि बैंक्स की लायबिलिटी शॉर्ट टर्म है, एसेट्स लॉन्ग टर्म है. एसेट लायबिलिटी मिसमैच है, साइबर सिक्योरिटी इश्यूज हैं, टेक अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट है, विलफुल डिफॉल्ट की प्रॉब्लम है. तो देयर शुड बी स्पेसिफिक लॉज इन प्लेस दैट वुड एक्ट एज अ डेटरेंट फॉर फ्यूचर विलफुल डिफॉल्टर्स. ऐसे ही कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आप लिखोगे और फिर उसके बाद एक कंक्लूजन लिखोगे, क्योंकि 250 वर्ड का आंसर है. जिस कंक्लूजन में आप लिखोगे कि रिजॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ एसेट स्ट्रेस in the long run would keep India's banking system healthy, which is very crucial for the Indian economy, because Indian economy is fueled by credit creation, and without the help of banking system you cannot fuel Indian economy, because banking system is the only major player that creates credit in India. Right? ऐसे ही कुछ optimistic conclusion के साथ you'll end your answer. Now आपकी help के लिए आपको PDF में hints मिल जाएंगी. Right? ये pointers हैं, जैसे कि बैड बैंक फ्रेमवर्क क्या है, पूरा है कि 500 करोड़ प्लस एसेट्स को इसने रिजॉल्व करना है. NARCL क्या है, कैसे परचेज करेगा, 15% ये परचेज करेगा थ्रू कैश, 85% ऑफ द या 85% कॉस्ट ऑफ बैड एसेट्स शुड बी फाइनेंस थ्रू इशूइंग सिक्योरिटी रिसीट्स, है ना. ये सारी चीजें आप लिखोगे. क्लियर ना. आप ही की हेल्प के लिए इकोनॉमिक सर्वे ने भी ना NARCL के ऊपर कुछ लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था. राइट. वो आर्टिकल भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया. इकोनॉमिक सर्वे ने जो जो लिखा है ना बैड बैंक फ्रेमवर्क के बारे में, वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर लिया. तो इसकी हेल्प से भी आप अपना आंसर स्ट्रक्चर कर सकते हो. बस याद रहे, ये जो हेल्प आपको दी जा रही है, ये जो हिंट्स आपको दे रहे हैं, की पॉइंटर्स दे रहे हैं, ये बस आपको हेल्प प्रोवाइड करेंगी कंटेंट में. स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए आपके आंसर का, वो हम यहां डिस्कस कर चुके हैं. ऑलराइट. चलो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज resolution of cross border insolvency is a huge problem in India. What are the reasons behind such a situation and what can be done in this regard? 150 words में लिखना. तो ये pretty direct question है. इस क्वेश्चन में अगर आपको क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी के बारे में पता है तो आप इजीली इसे सॉल्व कर लोगे क्वेश्चन को. ना ये पूछ क्या रहा है, पहले तो स्टेटमेंट दी है इन्होंने कि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. तो इसी स्टेटमेंट की लाइट में बताओ what are the reasons behind such a situation and what can be done in this regard. Now इस क्वेश्चन को जब आप अप्रोच करोगे तो सबसे पहले तो आप इसकी इंट्रो लिखोगे और इंट्रो में आप डेफिनेशन दोगे कि ये क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी है क्या. ठीक है. क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी की डेफिनेशन दोगे. फिर आप लिखोगे रेगुलेशंस in India for क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, यानी कि इंडिया में क्या लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस इन प्लेस हैं जिनके थ्रू हम क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करते हैं. राइट. तो वो आपको यहां पे दिया हुआ है. ये देखो, क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी, पहले तो डेफिनेशन आ गई, फिर दीज आर रेगुलेटेड बाय सेक्शन 234 एंड 235 ऑफ आईबीसी. तो सेक्शन 234 एंड 235 ऑफ आईबीसी के थ्रू ये रिजॉल्व किए जाते हैं. सेक्शन 234 क्या है, सेक्शन 235 क्या है. फिर आपसे पूछा हुआ इन्होंने क्वेश्चन में कि रीजंस, प्रॉब्लम्स क्या हैं. ये जो लॉज इन प्लेस हैं इनमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तभी अच्छे से क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी सॉल्व नहीं हो रही. तो यहां प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द करंट रेजिमेन. तो ये प्रॉब्लम्स आप नोट डाउन कर दोगे कि द प्रोविजंस आर एडहॉक इन नेचर, एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी फ्रेमवर्क है. आईबीसी आपको पता है ना, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. राइट. ये सारी आप चीजें लिख दोगे. ठीक है. एंड लास्ट पार्ट क्या है, हमें क्या करना चाहिए टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑफ क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी. तो उसके लिए ना यूनिसी ट्रायल ने
यूनाइटेड नेशंस ट्रेड रिलेटेड है सारा ये, तो यूनिसिट्रैल ने वो दी हुई है रूल्स एंड रेगुलेशंस, या वो दिया हुआ 4-point फॉर्मूला दिया हुआ है जिसके थ्रू आप क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी को सॉल्व कर सकते हो। तो 4 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन सिट्रल। एक तो एक्सेस, इट अलाउज फॉरेन प्रोफेशनल्स एंड क्रेडिटर्स डायरेक्ट एक्सेस टू डोमेस्टिक कोर्ट्स एंड enables them to participate in and commence domestic insolvency proceedings. Then recognition of the problem है cooperation between different countries, क्योंकि क्रॉस बॉर्डर इंसॉल्वेंसी बेसिकली क्या है, मैंने इंडिया में लोन लिया पर मेरा बिजनेस बाहर का है और मैं बाहर बैंकरप्सी डिक्लेयर कर देता हूं, तो इंडिया किसी और कंट्री की जुरिस्डिक्शन में जो उसके बैंकरप्ट लोग बैठे हैं डेटर्स, उसको कैसे रिजॉल्व करेगा। तो कोऑपरेशन चाहिए और कोऑर्डिनेशन चाहिए, राइट। और ये 150 वर्ड आंसर है, तो ये इजीली कंप्लीट हो जाएगा। यही मेन, यही चीज है, बस यही एक्चुअली आंसर भी है, ठीक है। चलो अब थीम 3 हमारा क्या है, थीम 3 है लिक्विडिटी इन द इंडियन इकोनॉमी। नाउ इस थीम से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा वो मैं आपको एज होमवर्क दूंगा, वो क्वेश्चन आपने खुद आंसर करना है। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं कोई हिंट नहीं दूंगा। इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पर ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आई वुड ड्रॉप नो हिंट्स, और इसे खुद आपने अपने हिसाब से लिखना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन क्या है, फैक्टरिंग बिजनेस से रिलेटेड है। फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2021 इज अ पॉलिसी रिफॉर्म दैट कैन एलिविएट द लिक्विडिटी कंसर्न्स ऑफ एमएसएमई यूनिट्स इन इंडिया। कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये जो अमेंडमेंट एक्ट लेके आई है, फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट, इसके थ्रू एमएसएमई जो लिक्विडिटी क्रंच फेस कर रही है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन व्हाट फैक्टरिंग बिजनेस इज। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन तो इजी है कि पहले आपने डेफिनेशन देनी है फैक्टरिंग बिजनेस होता क्या है, एंड व्हाट वर द इश्यूज इट फेस प्रायर टू दिस लेजिस्लेशन। इस अमेंडमेंट के आने से पहले क्या इश्यूज फेस कर रहा था। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फैक्टरिंग बिजनेस की डेफिनेशन दोगे, फिर प्रॉब्लम्स लिखोगे, देन ऑल्सो इन ब्रीफ मेंशन द चेंजेस मेड बाय दिस अमेंडमेंट एक्ट इन द फैक्टरिंग बिजनेस। फिर एंड में आप लिखोगे कि ये जो फैक्टरिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट है ये है क्या, इसमें क्या क्या चेंजेस, इसमें क्या क्या, इसके क्या क्या प्रोविजंस हैं जिससे फैक्टरिंग बिजनेस इंडिया में फ्लरिश करेगा, बस, ठीक है। इससे ज्यादा मैं हिंट नहीं दूंगा। ऑलराइट देन, ठीक है, चलो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस। आई होप you liked the lecture and I hope it added some value to your preparation for mains. If you have any doubts with respect to this lecture, please ask us those doubts and please write to us the answer to these questions. Alright then, thank you so much guys. I'll see you next time with more stuff.